गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करते हुए चैप्टर 1 से और टिल चैप्टर नंबर लास्ट तक हम मूव ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपका मेन जो बुक है आपकी एनसीईआरटी उसका कंटेंट है। सो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, देन उसके बाद इस जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, इस बुक पे आइएगा और इसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको समझ लोगे तो ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो भी, उसकी जो वीडियो की लेंथ है वो भी छोटी छोटी हैं, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप उसको ईजिली एक बार में 2 से 3 वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और लगभग 13 वीडियो हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, आप वहां पर सबसे पहले देखिए, देन उसके बाद इस प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आज की वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और एनसीईआरटी के जो सब बुक है जो एनसीईआरटी के साथ आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, उसका चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस पहला, बी है हमारा इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी, थर्ड जो है हमारा इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपांशन ऑफ गैसेस, एंड डी है हमारा इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी है। अब इसका रीज़न क्या है? सी कौन सा? इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपांशन ऑफ गैसेस। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि वो उन फिनोमेनास के सेट बताइए कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो वो जो फिनोमेनास है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। समझ में आया कि हम किसी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो हम फिनोमेना का सेट चूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और एक्सपांशन ऑफ गैसेस तीनों ही हमारे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे इंक्रीज़ होते जाते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हो, वो मैंने प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आई बटन में भी आई रही होगी कहीं ना कहीं, और साथ में मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया उसकी, तो पहले आप वो देखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक समरी यहाँ पर तीनों से ही बता दूंगा कि इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपांशन ऑफ गैसेस क्यों इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन। तो देखिए, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा कोई भी लिक्विड स्टेट जो होती है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इवेपोरेशन कब होगा? इवेपोरेशन कब होगा? देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल जो मैंने अपनी वीडियो में भी बता रखा है कि आप एक आइस क्यूब को लीजिए और उसको बर्न करना स्टार्ट कीजिए, उसको हीट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या होगा? धीमे धीमे उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा, और पार्टिकल्स के बीच में जब वाइब्रेशन होगा तो अपनी जो एक्चुअल पोजीशन से वहाँ से डिस्प्लेस होने स्टार्ट हो जाएंगे पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे जैसे वाइब्रेशन इंक्रीज़ होता जाएगा एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि वो अपनी स्टेट से हट चुके होंगे। ठीक है, और थोड़ी सी फ्री स्टेट में आ चुके होंगे, लेकिन अभी भी उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसीलिए हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं? जब ऐसी स्टेट को अटेन कर लेते हैं कि जब उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो जाता है और साथ में वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट आ चुकी है और मैंने उसको फर्दर हीट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अभी भी मैंने हीटिंग रोकी नहीं है और मैंने उसको और फर्दर स्टार्ट कर दिया हीट करना। अब क्या होगा? जैसे जैसे मैं हीट करता जाऊंगा तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेशन था वो और बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू वाइब्रेशन होता रहेगा। फिर क्या होगा? जितना पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा हुआ था, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी खत्म हो चुका होगा। ठीक है, वो भी खत्म हो चुका होगा और वो अपने गैसियस फॉर्म में आ चुका होगा। लेकिन यहाँ पर इवेपोरेशन में थोड़ी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी प्रोसेस जो हमारे
लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है, लेकिन बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट। ये जो टर्म आ जाता है बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपराइजेशन टर्म आता है और इवोपरेशन टर्म आता है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाके वेपराइज होता है और ये इवोपरेशन अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब उड़ जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे थे, इवोपरेशन की प्रोसेस भी हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमने इस सेट में इसको रखा है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न भी इसीलिए रेस्पॉन्सिबल है गैसियस में, सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है गैसियस में। कैसे? देखिए, जैसे ही मैं सॉलिड स्टेट का कोई भी मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया या फिर कोई भी सब्सटेंस ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने शुगर ले ली और उस शुगर को मैंने सॉल्ट में, या सॉल्ट ले ली इसकी जगह, और इसको मैंने पानी में स्टिर करना स्टार्ट कर दिया, घोलना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे मैं उसको स्टिर करता जाऊँगा, थोड़े टाइम बाद वो घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल इंक ले ली, ठीक है। इंक लेने पर क्या होगा, वो जैसे ही मैं इंक डालूंगा वो घुल जाएगी, थोड़ी देर बाद ही घुल जाएगी, लेकिन जितना सॉलिड ने टाइम लिया था उससे कम टाइम लेगी डिफ्यूज़न होने में, ठीक है, उसको पूरी तरीके से घुलने में। थर्ड, गैसियस स्टेट की बात करता हूँ, तो जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। अब ये जो हमें एक क्वेश्चन भी आता है हमारे प्रूफ करने के लिए कि हाउ कैन वी प्रूव दैट कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर जो हमारा पानी होता है जिसमें वो रहते हैं, उसमें भी गैसियस प्रेजेंट है। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या तो ये आ जाएगा सिंपल, या फिर ये भी पूछ सकता है कि आप कैसे कह सकते हो कि जो गैस होती है वो हमारी वाटर में या फिर लिक्विड में पूरी तरीके से डिफ्यूज़ हो जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। अगर देखिए, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है वाटर के साथ साथ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऐसे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो एक दूसरे पे डिपेंड कौन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उल्टा काम प्लांट्स करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। इसीलिए अगर प्लांट और एनिमल्स हमारे पानी के अंदर जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली मर चुके होते, सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं होता एक्वेटिक एनिमल्स का पानी के अंदर। दैट इज़ द प्रूफ कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो पानी होता है वो ज़रूरी है। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि पानी जो है हमारा, उसमें हमारी गैस डिफ्यूज़ हो जाती है, या फिर किसी भी लिक्विड में हमारी गैस डिफ्यूज़ हो सकती है। तो डिफ्यूज़न की बात आती है, डिफ्यूज़न भी हमारा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, डिफ्यूज़न का रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये जो मैंने इतना सारा समझा दिया आपको, ये है डिफ्यूज़न किस में ज़्यादा होता है, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, या उसकी जो रेट है डिफ्यूज़न का वो क्या होता है, कितना ज़्यादा होता है। सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, मतलब लिक्विड से भी ज़्यादा गैसेस में होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन इज़ दैट हमने डिफ्यूज़न को इस सेट में क्यों रख दिया, मतलब इस फिनोमेनन को हमने इस सेट में क्यों रख दिया कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारा जो डिफ्यूज़न है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल और आपको मैं एक्टिविटी से समझाता हूँ। आप 2 बीकर लीजिए, एक बीकर में आप ठंडा पानी रखिएगा, एक बीकर में आप हॉट वाटर रखिएगा, ठीक है। दोनों में ही आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, उनको मिक्स कर दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए बिना किसी स्टिर की हुए। तो आप वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो गर्म पानी होगा उसमें आपका जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगी, और जो ठंडा पानी होगा उसमें डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी, बट एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर उसमें वो स्लो होगी। उसका रीज़न क्या है, जो मैंने रीज़न आपको पहले वाले इवेपोरेशन की प्रोसेस में भी समझाया था। रीज़न इज़ दैट कि जब पानी गर्म होगा तो वहाँ पर गर्म पानी में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी प्रेजेंट, ठीक है। और जब वो प्रेजेंट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब जब उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी
भी प्रेजेंट है और वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो वाइब्रेशन होगा तो पार्टिकल्स इधर से उधर जाएंगे और पार्टिकल इधर से उधर जाएंगे तो हमारी डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगी। हमारे जो कॉपर सल्फेट के घुलने की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा इन हॉट वाटर। लेकिन डिफ्यूज़न, अब तक हमने इतना सब कुछ समझ लिया लेकिन यही नहीं बताया मैंने डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न कुछ ही नहीं है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे दो सब्सटेंस इस तरीके से घुल जाएं, इस तरह से इंटरमिक्सिंग हो जाए कि हम विजिबल बाउंड्रीज को देख ही नहीं पाएँ। ठीक है, कि हमें यही नहीं पता लगे कि हमने इसमें दो सब्सटेंस मिक्स भी किए हैं। दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूज़न। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है गैसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सपांशन ऑफ गैसेस। तो देखिए जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता जाऊंगा जो गैसेस हैं वो भी फैलने लगेंगी। वो मैंने रीज़न जो आपको इवेपोरेशन वाला बताया है और जो मैंने ये बताया है कि उनके जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और हमारे जो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली इधर से उधर मूव करने लगते हैं, रैंडमली इधर से उधर मूव करने लगते हैं और बिल्कुल फ्री स्टेट में आ जाते हैं। उनके बीच में नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव करेंगे, एक्सपांड हो जाएंगे इधर उधर। और वो कब हो रहा था? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे। सबसे हमने सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया था, तब सॉलिड स्टेट में जब हमने इंक्रीज़ किया था तब हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, और इंक्रीज़ किया तो वो हमारा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते आ रहे हैं हमारे गैसेस का एक्सपांशन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, जो गैसेस हैं वो भी हमारी एक्सपांड हो रही हैं। तो होपफुली आपको गाइस पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कन्फ्यूज्ड। हर हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, सीमा एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में विजिट करती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि गैसेस को लिक्विफाइड किया जा रहा है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर। किस किस की स्पेसिफिक कंडीशन? वो है टेम्परेचर की और प्रेशर की। अब जब वो अपने इस एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये चक्कर क्या है। ठीक है, ये मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पे किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। तो अब ये पता लगाना है कि उसको कौन सी कंडीशंस बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगी, वो करेक्ट सेट कौन सा है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा कि जिसमें हमारी जो लिक्विफाइड गैस है वो हमें मिल सकती है। तो दैट्स करेक्ट सेट इज़ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्यों होता है? जैसे जैसे हमारा लो होता जाता है टेम्परेचर, हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस की वो कम हो जाती है। क्योंकि हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो दूर दूर जाएंगे और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन जब मेरे को किसी गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से प्रेजेंट था उसको मुझे कैसे ना कैसे वापस लाना है। और वो किस तरीके से वापस आ सकता है? वो एक ही तरीके से वापस आ सकता है जैसे जैसे मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ कर दूँ। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दूंगा हमारी काइनेटिक एनर्जी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। अब प्रेशर को क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज़ कर दूंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, तो हमारा क्या होगा? एक गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से टेम्परेचर को लो करना और प्रेशर को इंक्रीज करना ये क्या कहलाएगा? कंप्रेशन या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू लिक्विड फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट कि वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं फ्लो होने की वो किस तरीके से फ्लूइड्स को यूनिक बनाती हैं। ठीक है, तो हमें वो बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि वो कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर हैं जो इस प्रॉपर्टी को रेस्पॉन्सिबल करते हैं या इस प्रॉपर्टी के रेस्पॉन्सिबल होते हैं या इसको सेटिस्फाई करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। सो इसके आंसर को समझने से पहले अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड कुछ नहीं है, ऐसी सब्सटेंस जिनके अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूइड्स। ठीक है,
फ्लूइड्स हमारे सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स दोनों ही फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर हम बोलें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, वो इस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर देता है कि वो अपनी इस प्रोसेस को या इस प्रॉपर्टी को एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब वो ये शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, अगर मेरे को किसी चीज़ को फैलाना है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, मैं अगर पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होंगे तो मैं उनको दूर कर ही नहीं सकता, करूँगा भी तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और बिल्कुल मैं फैला तो सकता ही नहीं हूँ। चाहे सॉलिड ले लो, अगर कोई सा भी ऐसा सॉलिड नहीं है जो फैल जाता है, लेकिन लिक्विड स्टेट है, वाटर है, मैं अगर उसको ज़मीन पे डालूंगा तो वो 2 मिनट में मेरा फैल जाएगा। गैसेस है, गैसेस को मैंने एक साइड में कोई एक अगरबत्ती जला दी तो वो पूरे कमरे में जो उसकी खुशबू है वो फैल जाएगी। तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, लिक्विड में कम है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस का है वो तो नेग्लिजिबल है। या अगर मैं स्पेस की बात करूं तो वो हमारा बहुत ज़्यादा है। सो होपफुली गाइस आपको ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट इन अ अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन। ऑप्शन है डी। जब भी हम समर में देखते हैं कि जो वाटर हमारा अर्दन पॉट में रखा होता है, अर्दन पॉट कुछ नहीं है, हमारा जो मटके आते हैं नॉर्मली, उसमें जब हमारा वाटर रखा होता है तो वो हमारा कूल रहता है। वो किस फिनोमेना की वजह से होता है? वो फिनोमेना का नाम है इवेपोरेशन। जो लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन कॉज्ड बाय कूलिंग, उसमें ये हमारा टॉपिक आता है। ठीक है, तो अब इसका रीज़न समझने की कोशिश कीजिए कि अर्दन पॉट जो होता है वो क्यों ठंडा हो जाता है, रहता है, या फिर ये बोल सकते हो गर्मी के दौरान भी। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कूलिंग सिस्टम तो हमने लगा नहीं रखा है, वो तो नेचुरली हमारा ठंडा हो रहा है। तो उसके पीछे रीज़न है इवेपोरेशन की प्रोसेस का। इवेपोरेशन क्यों होता है? देखिए, अर्दन पॉट जो होता है उसके जो सरफेस होती है उस पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको गर्मी के दौरान हम उसमें वाटर करेंगे तो क्या होता है, जब हम उसमें वाटर करेंगे तो उस पोर्स में से हमारा पानी रिसने लगता है। ठीक है, वो हमें नहीं दिखेगा, हमें देखता होगा कि देखा होगा आपने, कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो अर्दन पॉट होता है, जो हमारा मटका होता है, वो बाहर से थोड़ा गीला सा लगता है और बहुत ही ठंडा रहता है। ठीक है, और अपने आप ही जो मिट्टी होती है वो बाहर की जो पूरा मिट्टी से बना हुआ है वो ठंडा हो जाता है, और साथ में उसमें पानी सा भी लगता है कि बाहर पानी रिस रहा हो। तो वो किसकी वजह से होता है? उन पोर्स की वजह से होता है। वहाँ से क्या होता है, पानी धीमे धीमे रिसने लगता है, और जैसे जैसे पानी रिसने लगता है वहाँ पर जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, समर है, समर के दौरान जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जब हमारे आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर क्या काम करेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करता है, उस जो हमारा वाटर है लिक्विड स्टेट में वो हमारा वहाँ से उड़ने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, और इवेपोरेट होने के साथ साथ क्या करता है, जो सरफेस है उसको कूल करना स्टार्ट कर देता है। इसका रीज़न जो है सिंपल सा, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कुछ नहीं है, जो हमारी किसी भी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में लगती है, लेकिन वो हिडन होती है। ठीक है, वो हिडन होती है। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन, जो रेस्पॉन्सिबल तो है लेकिन वो हमें शो नहीं हो रही है। दैट्स वाई वी से दैट कि इवेपोरेशन वो फिनोमेनन है जो हमारे जो अर्दन पॉट रखा होता है वाटर समर के दौरान में, उसको कूल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्यू सब्सटेंसेस are arranged in the increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? तो इसमें कुछ अरेंजमेंट दे रखे हैं 4 ऑप्शंस में, और हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा सॉलिड में होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास एक दूसरे से अटैच होते हैं, और जिसकी वजह से उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ लिक्विड स्टेट की, तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में बिल्कुल कम होता है।
और गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है। तो वो इंटरमीडिएट पोजीशन होती है कि जहाँ पर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत ज़्यादा कम है। वो सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैसियस से ज़्यादा होता है। थर्ड हमारी जो आती है गैसेस, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अगर इन तीनों की अरेंजमेंट की मैं बात करूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो सबसे कम किसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो है हमारा गैसियस का। तो गैसियस स्टेट में सबसे पहले कौन है, वो है हमारा एयर और ऑक्सीजन। तो मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट गए, बचे बी और सी ऑप्शन। तो हमारा कौन सा है, बी या सी में से कोई एक हो सकता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा कौन सा आएगा, लिक्विड स्टेट आएगी, क्योंकि वो जो होता है वो सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैसियस से ज़्यादा होता है। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा लिक्विड है वो क्या है, वाटर है। शुगर हमारा सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है। इससे ही हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। होपफुली गाइज आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर विल बी। सो हमारा ये क्या कह रहा है कि जब हम 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर मैं 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा। सो गाइज इसको समझने के लिए आपको एक रिलेशन जो हमारी क्लास 9th में भी है और नॉर्मली हमें पता ही होना चाहिए, टेम्परेचर अगर जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो साइंस हो, वो रिलेशन क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज गिव्स अस टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो देखिए ये इस रिलेशन में जैसे ही मैं सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं सबसे पहले 25 को रखता हूँ फॉर्मूले में और उस रिलेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, 273 प्लस 25 और उसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 298। ठीक है, सिमिलरली मैं सेकंड वाले को जो 38 है उसको जब मैं स्टार्ट कर दूंगा इस फॉर्मूले में रखना तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 311 केल्विन। नेक्स्ट जो 66 है जब मैं उसको फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या होगा, 273 प्लस 66 गिव्स अस टू 339 केल्विन। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर मैं सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करता हूँ बिना किसी लिक्विड स्टेट में जाए हुए तो क्या वो वेपराइजेशन कहलाती है, गलत। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मैं अगर दूसरे शब्दों में बात करूँ तो वो गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड मूव करते हैं बी ऑप्शन पे, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो कन्वर्जन में अगर करता हूँ वेपर का सॉलिड स्टेट में बिना किसी लिक्विड में जाए हुए, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सारे ऑप्शंस को वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि हम क्यों गलत बोल रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, कन्वर्जन ऑफ वेपर एंड इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नहीं, सब्लिमेशन है तो उसमें शायद मेरे को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, गलत। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम मेल्टिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है, ना कि हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई एथिल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटिल एल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कुछ बॉइलिंग पॉइंट रखे हैं डाई एथिल ईथर का, एसीटोन का, एन ब्यूटिल एल्कोहल का, जो है 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस क्रमशः। मतलब डाई एथिल ईथर का 35 डिग्री सेल्सियस है
एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है, एंड फाइनली लास्ट वन एन ब्यूटिल अल्कोहल का 118 डिग्री सेल्सियस है। तो हमको क्या करना है, बिल्कुल करेक्टली इसको रिप्रेजेंट करना है इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में केल्विन स्केल के। तो देखिए वही अब जी जो हमने अपना रिलेशन पढ़ा था, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज गिव्स अस टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। जब मैं उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करूँगा मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 35 को फॉर्मूले में रखता हूँ और 273 प्लस 35 इज गिव्स अस टू 308 केल्विन। इसके बाद जो हमारा सेकंड है एसीटोन, इसका जो टेम्परेचर है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही मैं 56 डिग्री सेल्सियस को उसमें फॉर्मूले में रखूँगा तो मुझे को क्या आंसर मिलेगा, 273 प्लस 56 गिव्स अस टू 329 केल्विन। अभी भी बी और सी में कन्फ्यूज़न है। ये जो हमारा फाइनल होगा 118 डिग्री सेल्सियस, ये हमें करेक्ट ऑप्शन दे देगा। जैसे ही मैं 118 को फॉर्मूले में रखूँगा और 273 प्लस 118 करूँगा मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 391 केल्विन, और जिसकी वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। होपफुली गाइस आपको 8th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी इनमें से कंडीशन है जो कि हमारे इवेपोरेशन ऑफ वाटर के इंक्रीज होने पर, मतलब उस फिनोमेना के इंक्रीज होने पर हमारी इंक्रीज होगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती जाएगी। उसका रीज़न मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा दिया है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और जिसकी वजह से बढ़ेगा वो बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन ऑफ वाटर रेस्पॉन्सिबल होगा और वो भी बढ़ जाएगा। डिक्रीज़ होने पर वो हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो डिक्रीज़ होगा। और जैसे जैसे हम लेस एक्सपोज करेंगे सरफेस एरिया को तब भी हमारा लेट एवोपरेशन होगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज़ होने पर गलत है हमारा। और हम जैसे जैसे उसको बाहर निकाल के रखेंगे, उसके जो सरफेस एरिया है उसको हम कम करेंगे तो हमारा इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, और कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिला देंगे तब भी हमारी स्लो हो जाएगी। सो होपफुली गाइज आपको 9th क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस वुड इंक्रीज। अब तो इन सभी में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के उनकी डिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर्स वो रेस्पॉन्सिबल हैं। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने की कोशिश करूँगा लाइन बाय लाइन, तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे और 4th पे डिस्कस करते हुए सभी पॉइंटों को देखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहला है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन अ क्लोज्ड वेसल। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं जिसमें हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है और उसके प्रेशर को मैं इंक्रीज करता हूं तो जो उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। और क्वेश्चन ये हमारा नहीं है, हमें तो डिस्टेंस को इंक्रीज करना है ना। तो सेकंड हमारा क्या है, सम हाइड्रोजन गैसेस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। यस, अगर मैं उस कंटेनर में से कुछ हाइड्रोजन गैसेस को लीक कर देता हूं तो क्या हो जाएंगे, वो पूरे एरिया में जो पूरा वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट है वो उसमें फैल जाएंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। वो करेक्ट जब होता जब हमसे वो डिक्रीज करने की बात करता। थर्ड, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। यस, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता हूँ उस कंटेनर के तब भी मैं जो हाइड्रोजन गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको उनकी जो डिस्टेंस है उनको इंक्रीज कर सकता हूँ। और अगर मैं उस कंटेनर को और छोटा कर देता तो उनके जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाती, और ये हमें नहीं करना है। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैसेस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर मैं और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस को उसमें ऐड कर देता और जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो सेम रखता तब भी हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैसेस के पार्टिकल्स होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम होगा, जो हमारा उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि उससे हमारे जो डिस्टेंस है
हाइड्रोजन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच की वो डिक्रीज हो जाएगी। और हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा जो मेन एम क्या था, हमें उसके जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाना था। तो हमारे ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी वो हमारे इनकरेक्ट हैं और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारे करेक्ट हैं। अब देख लीजिए इसमें से कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सो होपफुली गाइस आपको ये 10th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो गाइस आज हमने इस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के जितने भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से इसके बाद जो है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में भी उन शॉर्ट आंसर्स को डाल दिया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और एक बड़ी वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी को बोर कर देती है और यहाँ बोरियत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं और जब से मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया सब बोलते हैं कि अपने कंटेंट को थोड़ा कॉमेडी बनाओ, कॉमेडी लाओ। क्यों? क्योंकि बोर हो जाएगी जनता। एक बात बताओ, पढ़ने के टाइम पर भी तुमको कॉमेडी चाहिए? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है ना। कभी अपनी मौज तुम अलग करो, मना नहीं है कहीं भी, लेकिन पढ़ने के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई। यहाँ पर मेरा जो मेन एम है वो ये है कि तुम्हें सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अब तुम्हें ये इन 10 क्वेश्चंस में से कुछ समझ में नहीं आता है, सो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा, मैक्सिमम जितने दे सकता हूँ मैं उतने दूंगा। इसके बाद कोई बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम है कि इतना ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई, थोड़े शाई नेचर के होते हैं कि अगर इतने सारी जो जनता है वो मेरे कमेंट्स को देखेगी और ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मतलब मेरा हंसी उड़ाएगी, तो शाई नेचर के हैं सिंपल ही, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे और मैं आपके वहाँ पर भी सारे रिप्लाई दूँगा। जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, जो शाई नेचर के हैं, उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना चैनल के लिए 3rd ऑप्शन भी रखा हुआ है, दैट इज़ द फेसबुक पे भी जाके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है आप मेरे को वहाँ पे अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या हैं और उनको भी डिटेल में पूरी तरीके एक्सप्लेन करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मेरी फिर से वही लास्ट जो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले NCERT एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो मेरी पुरानी उसको एक बार देख लीजिएगा और वहाँ पर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को वहाँ पर भी कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के रिप्लाई वहाँ पर भी दूंगा, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़